बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 4 आय और रोजगार के निर्धारण इसके हम कुछ प्रश्नों को समझेंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक के हमसे 4 पूछे जाएंगे, यानी इस पाठ से हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अच्छी तैयारी करनी है और 3 अंक का इस पाठ से एक प्रश्न पूछा जाएगा। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, कथन है। ये कथन किसने कहा था? परंपरावादी रोजगार का सिद्धांत फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे.बी. से के बाजार नियम पर आधारित है। से के बाजार नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। ये कथन किसका है? जे.बी. से का। कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर है? प्रभावपूर्ण मांग पर, पूर्ति पर, उत्पादन क्षमता? कोई नहीं। कीन्स का रोजगार सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य प्रभावपूर्ण मांग है, क्योंकि रोजगार तथा आय का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर ही निर्भर करता है। एमपीसी प्लस एमपीएस, यहाँ एमपीसी अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है और एमपीएस का मतलब है सीमांत बचत प्रवृत्ति। एमपीसी और एमपीएस दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा एक होगा, क्योंकि हमारे पास जो अतिरिक्त आय होगी उसका यदि हम आधा उपभोग करेंगे तो आधा हमारी बचत होगी। यहाँ सी का मतलब है कंजप्शन यानी उपभोग और एस का मतलब है सेविंग या बचत। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि आपके पास यदि 100 रुपए है, यदि आपने 50 रुपए का उपभोग कर लिया तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 50 रुपए आपके बचत के होंगे। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो बी होगा। कीन्स की विचारधारा के अनुसार आय के संतुलन का निर्धारण निम्न में से कौन है? सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, ए और बी? कोई नहीं। प्रभावपूर्ण मांग कीन्स के आय तथा रोजगार सिद्धांत की आधारशिला है। प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण दो तत्वों के द्वारा होता है, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति जहां एक दूसरे के बराबर होते हैं, संतुलन वही होता है और वही प्रभावपूर्ण मांग का संतुलन भी कहलाता है। कीन्स के सिद्धांत का संबंध है, आपको तो समझ आ ही गया होगा। कीन्स के सिद्धांत का संबंध किससे है? प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से है। कौन सा कथन सत्य है? यहाँ हमको 4 विकल्प दिए हुए हैं। यहाँ पर जो के दिया हुआ है, के का मतलब क्या है? गुणक। के किसको दर्शाता है? गुणक को दर्शाता है। गुणक निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को हम गुणक कहते हैं। एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा गुणक के मूल्यों में विपरीत संबंध होता है। यदि के बढ़ता है तो एमपीएस कम होता है और के कम होता है तो एमपीएस अधिक होता है, यानी दोनों में गुणक और सीमांत बचत प्रवृत्ति में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। एपीसी प्लस खालिस्तान 1 के बराबर है। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू हमेशा 1 होगा, दोनों का योग हमेशा 1 के बराबर होगा। क्यों होगा? यहाँ भी वही बात है, यदि हम 100 रुपए हमारी आय है, 50 का हम उपभोग करेंगे तो हमारी बचत क्या होगी? 50 के बराबर होगी। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार खालिस्तान में कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है। रोजगार के प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार दीर्घ काल में पूर्ण रोजगार अपने आप हो जाता है। उनके अनुसार यदि 10 मजदूर हैं और केवल 5 मजदूर के पास काम है और मजदूरी की दर कितनी है? 100 रुपए है, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में अपने आप सभी लोग क्या करेंगे? अब मजदूरी को कम कर देंगे। मजदूरी जो 100 रुपए थी अब कितना कर देंगे? 50 कर देंगे। तो जो 5 बेरोजगार लोग थे उनको भी काम मिल जाएगा। तो प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार जैसे ही यदि हम मजदूरी कम कर देंगे तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। ये किसका मानना था? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का। समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति का अंतर कहलाता है।
समग्र मांग जब अधिक होती है, समग्र पूर्ति कम होती है तो स्फीतिक अंतराल कहलाता है। और समग्र मांग कम है और समग्र पूर्ति अधिक है तो ये कहलाता है अवस्फीतिक अंतराल। यानी जहां पर मांग अधिक है वो स्फीतिक अंतराल है और जहां पूर्ति अधिक है वो कहलाता है अवस्फीतिक अंतराल। हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है? समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अंतर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ये दोनों लिख सकते हैं, स्फीतिक अंतराल और अवस्फीतिक अंतराल। खालिस्तान अंतराल अतिरेक मांग की माप है। अतिरेक मांग अर्थात समग्र मांग अधिक है। जब मांग अधिक है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्फीतिक अंतराल कहते हैं। अर्थव्यवस्था में खालिस्तान का बजट बनाकर न्यून मांग को ठीक किया जा सकता है। न्यून मांग, न्यून का मतलब क्या होता है? कम। जब मांग कम हो, यानी मांग कम हो और पूर्ति अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून मांग कहते हैं। मांग को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा बजट बनाना पड़ेगा? घाटे का बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि घाटे के बजट से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी तो लोगों के पास भी पैसा अधिक होगा, और जब हमारे पास पैसा अधिक होगा तो हम अधिक वस्तुओं की मांग करेंगे। जब हम अधिक वस्तुओं की मांग करेंगे तो अपने आप न्यून मांग ठीक हो जाएगा। स्फीतिक अंतराल को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर में खालिस्तान की जाना चाहिए। स्फीतिक अंतराल में वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। स्फीतिक अंतराल में अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था ना कि स्फीतिक अंतराल में क्या होता है? मांग बढ़ जाती है। तो जब बाजार में बहुत अधिक मांग हो जाती है तो क्या करना चाहिए? बैंक दर बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जब बैंक दर बढ़ जाएगी तो मैं वस्तुओं की मांग को कम कर दूंगी और अपना पैसा कहाँ जमा कर देंगे? हम बैंक में कर देंगे। और जब बैंक दर कम होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं पर खर्च करते हैं। जैसे बैंक दर यदि कम होती है, हमको बैंक से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा ब्याज के रूप में, तो वो हम बैंक में जमा करना पसंद नहीं करते। फिर हम सोचते हैं इससे अच्छा तो हम आराम से अच्छे से वस्तुओं को खरीदें। लेकिन जैसे ही बैंक दर में वृद्धि होती है, हम वस्तुओं की मांग नहीं करते बल्कि अपना पैसा कहाँ जमा कर देते हैं? बैंक में जमा करते हैं। सत्य असत्य बताइए। कीन्स का सिद्धांत दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित है। कीन्स का सिद्धांत एक अल्पकालीन सिद्धांत है। यह सिद्धांत दीर्घकालीन नीतियों पर ध्यान नहीं देता। दूसरा है, रोजगार के संतुलन स्तर पर भी कुछ श्रमिक बेरोजगार रह सकते हैं। कीन्स के रोजगार सिद्धांत में समग्र मांग और समग्र पूर्ति के संतुलन को प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं, परंतु कीन्स के अनुसार संतुलन के बाद भी कुछ श्रमिक बेरोजगार रह सकते हैं। अर्थात कीन्स के अनुसार अपूर्ण रोजगार की स्थिति रह सकती है। यानी ये कथन कैसा हुआ? सत्य हुआ। कीन्स के अनुसार संतुलन की अवस्था में भी कुछ श्रमिक बेरोजगार रह सकते हैं। उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार साम्य की व्याख्या करता है। क्या है प्रश्न? उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार साम्य की व्याख्या करता है। उपभोग फलन आय तथा उपभोग व्यय के बीच संबंध को बताता है। उपभोक्ता अपनी समस्त आय को व्यय नहीं करते, जिससे प्रभावपूर्ण मांग जो होती है वो कम हो जाती है तथा पूर्ण रोजगार साम्य ना होकर अपूर्ण रोजगार साम्य स्थापित हो जाता है। यदि आपके पास 100 रुपए है, आपने 100 रुपए आपकी इनकम थी, आप यदि 100 रुपए पूरा खर्च कर देंगे तो कभी भी बेरोजगारी उत्पन्न नहीं होगी, परंतु इससे हमने 10 रुपए बचा लिया, यानी वस्तुओं की मांग हमने कम कर दी। तो कहने का मतलब है, जब हम अपना उपभोग कम करके बल्कि बचत बढ़ाते हैं, ऐसी अवस्था में अपूर्ण रोजगार साम्य स्थापित हो जाता है। तो ये कथन क्या हुआ? सत्य हुआ। भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है। आप यदि सोचिए कि आपको बैंक में ब्याज दर बहुत अधिक मिलने लगेगा, तो क्या आप बचत कम कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि ब्याज की दर बढ़ जाएगी तो आप अपना पैसा क्या करेंगे? बैंक में जमा करेंगे। जबकि ये क्या कह रहा है?
प्रश्न, भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचत को कम कर देती है। यानी दोनों आपस में कैसी बात है? उल्टी बात है। जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता। पूंजी की घटती सीमांत क्षमता के कारण जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता। ये कथन सत्य है। आप इसको अपने खुद के उदाहरण से समझिए कि यदि आपकी 10,000 रुपए आपका वेतन है तो आप उपभोग 8,000 रुपए अपने उपभोग पर खर्च करते हैं। यदि आपकी आय दुगनी हो गई, कितनी हो गई? 10,000 से कितनी हो गई? 20,000 हो गई। पहले आप उपभोग कितना कर रहे थे? 8,000। तो क्या अब आप अपना उपभोग को 18,000 रुपए बढ़ा देंगे या 16,000 कर देंगे आप अपना उपभोग? 8 था तो 16,000 कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। आप अपना उपभोग दुगना नहीं करेंगे, कुछ जरूर बढ़ा देंगे, 8,000 से 10,000 या 12,000 कर देंगे, परंतु आप अपना उपभोग दुगना नहीं करते। हमसे प्रश्न यही पूछ रहा है कि जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता। ये बात क्या है? सत्य है। अपूर्ण रोजगार अभावी न्यून मांग का परिणाम है। न्यून मांग मतलब मांग कम, पूर्ति ज्यादा। मांग कम होने के कारण साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार पाया जाता है। किसके कारण? न्यून मांग। धीरे धीरे हम मांग कम करने लगते हैं। जब मांग हम कम करते हैं तो उत्पादन कम होता है, और उत्पादन कम होता है तो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये कथन भी क्या हुआ? हमारा सत्य हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। अब ये प्रश्न मैं आपको नहीं बता रही हूँ, इस प्रश्न को आपको स्वयं तैयार करना है। मैंने आपको यहाँ पर पूरे सूत्र दे दिए हैं। आप इस सूत्र को याद करके आप इनकी सही जोड़ी बना लीजिए। इस इकाई से आपके 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे, तो आप चारों वस्तुनिष्ठ 4 अंक के पूरे वस्तुनिष्ठ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा ये जो सूत्र है सही जोड़ी में है, यही सूत्र खालिस्तान में है, यही सूत्र आपको सही विकल्प चुनिए। तो आपके लिए ये जितने ये 6 सूत्र हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको कॉपी में लिख के याद कर लीजिए। यदि आपको सूत्र याद हो जाएगा तो आप अपनी सही जोड़ी आराम से खुद बना सकते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है? रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। तो कौन सी प्रतियोगिता होती है परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार? पूर्ण प्रतियोगिता। कीन्स ने अपने सिद्धांत में किस अर्थव्यवस्था की मान्यता ली है? कीन्स ने अपने सिद्धांत में अल्पकालीन विश्लेषण पर आधारित समाजवादी अर्थव्यवस्था की मान्यता ली है। अल्पकाल में प्रभावपूर्ण मांग बढ़ाने हेतु किसे बढ़ाना संभव नहीं होता। यानी जब आपके पास समय कम है तो आप क्या चीज नहीं बढ़ा सकते? अल्पकाल में हम पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते। तो इसका उत्तर क्या होगा? अल्पकाल में हम समग्र पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते। अगला प्रश्न वही है जो मैंने पिछले सही जोड़ी में कहा था कि सूत्र पर आधारित है। हमने देखा था एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। पूंजी की सीमांत दर किसके बराबर होती है? ब्याज दर के। परंतु इस प्रश्न के उत्तर में मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं। आप अपने शिक्षक से जरूर पूछिए इस प्रश्न के बारे में। पूर्ण रोजगार हेतु किसमें वृद्धि आवश्यक होती है? पूर्ण रोजगार यदि प्राप्त करना है तो प्रभावपूर्ण मांग का बढ़ना जरूरी है। यदि प्रभावपूर्ण मांग कम होगी तो पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमारा प्रश्न है, परंपरावादी रोजगार सिद्धांत समझाइए। आय व रोजगार के बारे में परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने जो विचार प्रकट किए थे उसे ही हम आय व रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत कहते हैं।
परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में कौन कौन से अर्थशास्त्री परंपरावादी विचारधारा के हैं? डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, जे.बी. से, प्रोफेसर मार्शल और पीगू। ये सभी अर्थशास्त्री परंपरावादी अर्थशास्त्री कहलाते हैं। इन परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के आधार पर किया था और जो निष्कर्ष प्राप्त हुए थे उसी के आधार पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू इन्होंने कर दिया था। परंपरावादी विचारधारा के अनुसार यदि बेरोजगारी होगी तो तुरंत कम मजदूरी की दर करके सभी को रोजगार प्राप्त हो जाएगा। और परंपरावादी अर्थशास्त्री ये मानते थे कि जितनी भी आय प्राप्त होती है वो हम पूरी की पूरी खर्च कर देते हैं, उसमें कोई भी बचत नहीं करते। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार दीर्घ काल में पूर्ण प्रतियोगिता तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति स्वतः ही स्थापित हो जाती है। पूर्ण रोजगार बाजार की शक्तियां अर्थात मांग और पूर्ति के स्वतः समायोजन से होते हैं। सरकार को रोजगार बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोजगार का जो परंपरावादी सिद्धांत है ये दीर्घकाल पर लागू होता है। और कौन सी अर्थव्यवस्था पर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। ये वस्तुनिष्ठ हमसे पूछा गया था कि रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत कौन सी प्रतियोगिता पर आधारित है? पूर्ण प्रतियोगिता के पर आधारित है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी बाहरी शक्ति को प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बाजार अपने आप ही संतुलित हो जाएगा। सरकार को कोई भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये कौन मानते हैं? परंपरावादी सिद्धांत वाले। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की विशेषता बताइए। देखिए, आपको सिद्धांत और क्लियर ये विशेषताओं से हो जाएगा। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की मुख्य विशेषता, पहला है मांग एवं पूर्ति स्वतः संतुलन। प्रोफेसर जे.बी. से का विचार था यदि अर्थशास्त्र में अनावश्यक सरकारी या अर्ध सरकारी हस्तक्षेप ना हो तो मांग व पूर्ति का अपने आप संतुलन हो जाता है। से का जो बाजार का नियम है, उन्होंने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। उनका विचार था कि मांग बढ़ने के साथ साथ पूर्ति भी बढ़ जाएगी। सरकारी हस्तक्षेप के बिना अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी और सबके पास रोजगार बना रहेगा। दूसरा है अति उत्पादन। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने अति उत्पादन की कल्पना ही नहीं की थी। जे.एस. मिल ने तो यहाँ तक कहा कि देश का वार्षिक उत्पादन कितना ही क्यों ना हो, वह वार्षिक मांग से अधिक नहीं हो सकता। इनका ये मानना था कि यदि उत्पादन बढ़ेगा तो पारिश्रमिक भी बढ़ेगा, यानी वेतन भी बढ़ेगा। और जब उत्पादन बढ़ेगा और हमारा वेतन बढ़ जाएगा तो हम अधिक से अधिक वस्तुओं की मांग करेंगे। तो इस तरह से बाजार अपने आप संतुलित हो जाएगा। बेरोजगार की कल्पना निराधार। परंपरावादी अर्थशास्त्री बेरोजगारी की समस्या से भयभीत नहीं थे। यदि अर्थव्यवस्था में कभी बेरोजगारी होती भी है तो वह अल्पकालिक होगी। स्थायी बेरोजगारी चिंताजनक नहीं होती। ब्याज तथा मजदूरी की दरों में परिवर्तन करके बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है, ये ऐसा मानते थे। हस्तक्षेप रहित आर्थिक समाज। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था के बाहर हस्तक्षेप को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करती। सरकारी हस्तक्षेप किया गया तो अवश्य बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। जे.बी. से का विचार था कि आर्थिक प्रणाली स्वचालित होती है। यानी परंपरावादी अर्थशास्त्री ये मानते थे कि किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अपने आप मांग बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ जाएगी और पूर्ति बढ़ेगी तो मांग अपने आप बढ़ जाएगी। वे मानते थे कि पूरी अर्थव्यवस्था अपने आप संतुलित हो जाती है, उसमें किसी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कीन्स की आय व रोजगार का सिद्धांत। इसके पहले हमने क्या देखा था? प्रतिष्ठित आय व रोजगार का सिद्धांत, और ये दूसरा है हमारा कीन्स का आय रोजगार का सिद्धांत।
प्रोफेसर जे.एम. किन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आय एवं रोजगार के सामान्य सिद्धांत का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। यह सिद्धांत किसने दिया था? किन्स ने दिया था। किन्स के अनुसार मांग पूर्ति को सृजित करती है, ना कि पूर्ति मांग को। यही बचत, अति उत्पादन और बेरोजगारी का कारण बनती है। किन्स के अनुसार बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी के कारण होती है। यानी अर्थव्यवस्था में मांग में यदि कमी हो जाएगी तो बेरोजगारी हो जाएगी। किन्स के अनुसार मांग में वृद्धि करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। किन्स मानते हैं कि जैसे ही यदि हमने मांग बढ़ा दी तो बेरोजगारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि यदि जब बाजार में मांग बढ़ेगी तो उत्पादन को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और जब उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा तो रोजगार अपने आप बढ़ जाएगा। उनके अनुसार एक अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का स्तर का मुख्य रूप प्रभावपूर्ण मांग के द्वारा निर्धारित होती है। किन्स ने सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया है? प्रभावपूर्ण मांग को। प्रभावपूर्ण मांग में कमी ही बेरोजगारी का कारण होती है। प्रभावपूर्ण मांग किन्स के रोजगार सिद्धांत का आधारभूत केंद्र है। प्रभावपूर्ण मांग में कमी यदि होगी तो आय में भी कमी होगी और रोजगार में भी कमी होगी, और प्रभावपूर्ण मांग में यदि वृद्धि होगी तो आय में भी वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होगी तो रोजगार में भी वृद्धि होगी। तो आपने देखा कि जो किन्स मानते हैं कि बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो प्रभावपूर्ण मांग है। यदि मांग अधिक है तो रोजगार अधिक है, और मांग कम है तो रोजगार भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रभावपूर्ण मांग दो तत्वों पर निर्भर करती है। कितने तत्वों पर निर्भर करती है? दो तत्वों पर। सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। हमको इसको भी थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। ये 3 अंक का प्रश्न है। ये सिद्धांत दोनों बहुत बड़े हैं, परंतु मैं इसको छोटा करके कोशिश कर रही हूं कि आप 3 अंकों के लायक तैयार कर लो। आप कॉपी में इनको अभी से नोट कर लीजिए और 3 अंक के आधार पर आप इनकी तैयारी कर लीजिए। मुझे तो आपको पूरा सिद्धांत बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति। इसी को सामूहिक को हम समग्र भी कहते हैं, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। सामूहिक मांग या समग्र मांग किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग की गई कुल मात्रा से है। हम किन किन चीजों के लिए मांग करते हैं? निजी उपभोग के लिए हम मांग करते हैं, विनियोग के लिए मांग करते हैं, सरकार भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग करती है, और कुछ मांग क्या होती है? निर्यात के लिए होती है। तो किसी भी देश में इतने प्रकार की मांग होती है। और पूर्ति किसे कहते हैं हम? एक निश्चित समय में अर्थव्यवस्था में बिक्री के लिए उपलब्ध उत्पादन का कुल मूल्य को बताती है। या क्या कह सकते हैं हम दूसरे शब्दों में? सामूहिक पूर्ति या समग्र पूर्ति से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा से है। प्रभावपूर्ण मांग हमने पहले ही कहा था, मांग और पूर्ति जहां एक दूसरे के बराबर होते हैं वही साम्य बिंदु होता है। यही बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होता है। यदि हम एक्स अक्ष में राष्ट्रीय आय और वाई अक्ष में समग्र मांग और समग्र पूर्ति लेते हैं तो ये हो गया आपका पूर्ति वक्र, ये हो गया आपका मांग वक्र। इन दोनों का संतुलन कहाँ पे है? ई है, और यही कहलाता हमारा प्रभावपूर्ण मांग। जहां पर मांग, पूर्ति और राष्ट्रीय आय बराबर मिलते हैं वही हमारा कहलाता है प्रभावपूर्ण मांग। एक प्रश्न आपको और दिया है, समग्र पूर्ति को स्पष्ट कीजिए। किन्स के सिद्धांत में हमने समग्र पूर्ति को समझा। यदि ये प्रश्न आपसे अलग से पूछा जाता है कि समग्र पूर्ति क्या है, तो हम इसका थोड़ा डिटेल लिख देंगे। और पूर्ति वक्र आपने बनाया था ना पहले, कीमत और मांग पे, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे क्या बना देंगे? पूर्ति का वक्र बना देंगे। यहाँ पे हमने देख लिया आय क्या है और पूर्ति क्या है। आय जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, पूर्ति भी क्या हो रही है?
बढ़ रही है। तो इस तरह से यदि आपसे समग्र पूर्ति पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। कीन्स के आय रोजगार सिद्धांत के दोष लिखिए। 3 दोष हमको इसके बताना है। कीन्स के रोजगार सिद्धांत में अनेक कमियां हैं। इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है अवास्तविक मान्यता पर आधारित। यह सिद्धांत जो कीन्स का सिद्धांत है ये क्या मानता है? पूर्ण प्रतियोगिता और बंद अर्थव्यवस्था जैसी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता भी नहीं पाई जाती और दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां बंद अर्थव्यवस्था हो। पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा है बंद अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका दुनिया के दूसरे देशों से कोई लेना देना ना हो, जहां पर कोई आयात निर्यात ना होता, जो भी गतिविधि होती है देश के अंदर होती हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। परंतु वास्तव में वर्तमान समय में ऐसी दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं है कि जो पूर्णतः बंद अर्थव्यवस्था हो। जब ये दोनों मान्यताएं ही गलत हैं तो कीन्स का रोजगार सिद्धांत को हम सही नहीं मान सकते। सामान्य सिद्धांत नहीं। कीन्स का रोजगार सिद्धांत सभी स्थानों व परिस्थितियों में लागू नहीं होता। यह मुख्य रूप से औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में ही लागू होता है। प्रभावपूर्ण मांग व रोजगार में सीधा संबंध ना होना। ये सिद्धांत कहता है कि मांग बढ़ा दोगे तो रोजगार बढ़ जाएगा, मांग कम हो गई तो रोजगार कम हो गई। यह कहना कठिन है कि प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार में सीधा संबंध होता है। वास्तव में कीमत, मजदूरी की दर, मुद्रा की पूर्ति यानी बाजार में मुद्रा कितनी है, ये सब चीजें भी रोजगार को प्रभावित करती हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ा देंगे तो रोजगार बढ़ जाएगा। रोजगार को और अन्य चीजें भी प्रभावित करती हैं। अगला है बेरोजगारी की समस्या का अपूर्ण ज्ञान। कीन्स का सिद्धांत केवल चक्रीय बेरोजगारी पर ध्यान देता है, तकनीकी व रचनात्मक बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देता। इस प्रकार यह बेरोजगारी की समस्या का एक अपूर्ण हल प्रस्तुत करता है। ये केवल कैसी बेरोजगारी बता रहा है? चक्रीय बेरोजगारी। अल्पकालीन सिद्धांत। कीन्स का सिद्धांत अल्पकालीन सिद्धांत है, अतः यह सिद्धांत दीर्घकालीन नीतियों पर ध्यान नहीं देता। और भी अनेक बुराइयां हैं, जैसे ये एक पक्षीय है। ये पूर्ति को क्या मान लेता है? ये सिद्धांत स्थिर मान लेता है। इसके लिए जो भी महत्वपूर्ण है वो केवल क्या है? मांग है। तो इस तरह से कीन्स के आय और रोजगार सिद्धांत के अनेक दोष हैं। आप इनमें से कोई भी 3 की अच्छे से आप तैयारी करके परीक्षा में लिख सकते हैं। कीन्स के आय व रोजगार सिद्धांत एवं परंपरावादी रोजगार सिद्धांत में अंतर लिखना है। हमको इन दोनों में क्या बताना है? अंतर बताना है। अर्थव्यवस्था परंपरावादी सिद्धांत क्या मानता है? अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार रहता है। और कीन्स का सिद्धांत क्या मानता है? कि हमेशा अपूर्ण रोजगार रहता, पूर्ण रोजगार कभी भी नहीं होता। पूर्ण रोजगार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति है। अपूर्ण रोजगार संतुलन की एक सामान्य स्थिति है। बेरोजगारी तथा रोजगार की समस्या का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से किया, यानी ये छोटे क्षेत्र पे किया, जबकि कीन्स का सिद्धांत समष्टि दृष्टिकोण यानी संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बेरोजगारी और रोजगार का अध्ययन इन्होंने कीन्स ने किया था। यह सिद्धांत से के बाजार के नियम पर आधारित है। कौन सा नियम? परंपरावादी रोजगार सिद्धांत। जबकि कीन्स का आय का रोजगार सिद्धांत, यह सिद्धांत उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है। दीर्घकालीन साम्य पर विचार किया गया और ये अल्पकालीन साम्य, ये क्या मानता है? दीर्घकालीन साम्य। पूर्ण रोजगार की दशा स्वतः समायोजन के द्वारा स्थापित हो जाती है और ये कीन्स के सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पर सरकार को इंटरफेयर करना पड़ता है। और ये क्या मानते हैं? मांग और पूर्ति से अपने आप पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण रोजगार संतुलन और अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
पूर्ण रोजगार संतुलन वह स्थिति है जिसमें सभी संसाधनों का अधिकतम प्रयोग होता है और अपूर्ण रोजगार संतुलन की वह स्थिति है जिसमें कुछ साधन जिनका उपयोग नहीं होता या अप्रयुक्त संसाधन होते हैं। यह परंपरागत अवधारणा पर आधारित है और अपूर्ण रोजगार किस पर आधारित है? कीन्स की अवधारणा पर आधारित है। पूर्ण रोजगार संतुलन में समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है, संतुलित होती है मांग और पूर्ति। और यहाँ अपूर्ण रोजगार संतुलन में समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर नहीं होते। यदि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो पूर्ण रोजगार हो जाएगा, जबकि अपूर्ण रोजगार में क्या होता है? दोनों बराबर नहीं होते। इसमें बेरोजगारी नहीं होती, जबकि अपूर्ण रोजगार में बेरोजगारी विद्यमान रहती है। तो इस तरह से आप ये प्रश्न भी तैयार कर लीजिए। इसके कुछ प्रश्न बचे हैं, 3-4 प्रश्न मैं कोशिश करूंगी कि 1-2 दिन में उनको भी हल करा दूं। मेरे पास भी समय सीमित होता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि परीक्षा कम है और मुझे आपको पूरा अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैडम करवा दीजिए, इसलिए मुझे मजबूरी में ये जल्दी वीडियो डालना पड़ रहा है। फिर भी आप निसंकोच परीक्षा तक आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।